नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द इंपीरियल हाउस होल्ड। इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि मुगल साम्राज्य के दौरान न केवल शासक बल्कि महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे कि महिलाओं के रहने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन महिलाएं जो शासक से संबंध मीन्स उस परिवार की महिलाएं हैं, कौन कौन वहां पर रह रही हैं। साथ ही देखने को मिलेगा वो महिलाएं राजनीति से लेकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इनका क्या योगदान था। वह इसी के साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी हुई जिनका लेखन कार्य में भी अपूर्ण योगदान रहा। उन सभी बातों को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं और इस टॉपिक को हम विस्तार से समझते हैं। द टर्म हरम is frequently used to refer to the domestic world of the मुगल। कहते हैं जो हरम वर्ड है ये घरेलू संसार, मुगलों के घरेलू संसार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे देखने को मिलता है इट्स ओरिजिनेट्स इन द पर्शियन वर्ड हरम। कहते हैं इस शब्द का जो ओरिजिन है वो पर्शियन भाषा के शब्द हरम से है। इसी बात को हम समझेंगे। अब जब आगे चलकर देखते हैं तो यह देखने को मिलेगा कि इस शब्द का जो मीनिंग की जब बात करेंगे तो देखने को मिलता है ए सैक्रेड प्लेस मीन्स पवित्र स्थान के रूप में इस शब्द को लिया गया है। अब पवित्र स्थान कौन सा है? जहां पर डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स मीन्स जो मुगल बादशाह के परिवार की जितनी भी महिलाएं थी उस स्थान के लिए ए सैक्रेड प्लेस वर्ड यूज किया गया है। जब आगे चलकर देखते हैं द मुगल हाउस होल्ड कॉन्सिस्टेड ऑफ द एम्पायर्स वाइफ, जिसमें कहते हैं कि जब यहाँ पर मुगल हाउस होल्ड में चलकर देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन महिलाएं रहती थी, जिसमें जो शासक की वाइफ उनकी उपपत्नियां हों, जिसमें उनके रिलेटिव भी हो सकती हैं, उनकी माताएं, स्टेप एंड फोस्टर मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, डॉटर इन लॉज, आंट्स एंड चिल्ड्रंस एंड साथ ही साथ देखेंगे फीमेल सर्वेंट जो स्लेव के रूप में रहती थी, वो सभी भी हमें इस स्थान कहाँ पर हरम में रहती हुई दिखाई देती हैं। अब सर इनका फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स का वहाँ पर क्या काम था? तो देखने को मिलता है जितनी भी शासक की जो माताएं उनकी पत्नियां होती थी उनकी सेवा मीन्स उनकी सेवा करने के साथ साथ उनके प्रोटेक्शन के लिए भी रखी जाती थी। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो तलवारबाजी से लेकर हर चीज में निपुण थी और बहुत सारी महिलाएं गुप्तचरों का काम भी करती थी। जो गुप्त मंत्रणाएं हरम के अंदर होती थी उन सभी के मैसेज वो शासक तक कन्वे करने का भी काम किया करती थी। ये वाली बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। पॉलीगेमी वॉज प्रैक्टिस। कहते हैं अगर शासकों की बात आएगी तो वो एंशियंट से लेकर मिडिवल हो या अंग्रेजों से पहले तक के टाइम में प्रत्येक शासक के बहुत सारी पत्नियां थी मीन्स बहुपत्नी प्रथा चल रही थी। इस वजह से वाइडली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेशली अमोंग द रूलिंग ग्रुप्स। कहते हैं जो शासक वर्ग था वो उनके बहुपत्नी या बहुविवाह यहाँ देखने को मिलते हैं। इस वजह से इस हरम में बहुत सारी महिलाएं, उनके रिलेटिव्स और उनके बच्चे हमको देखने को मिलते हैं। दोबारा देख लीजिए, ये जो हरम वर्ड है पर्शियन लैंग्वेज के हरम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ए सैक्रेड प्लेस। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। यहां तक देखा तो अब चलते हैं मुगल रिलेशन विद द आउटसाइडर कि जो बाहरी लोग थे उनका मुगलों के साथ कैसा संबंध था या मुगलों का उनके साथ कैसा था। बोथ फॉर द राजपूत क्लान्स। कहते हैं जब हम यहाँ इस मैप में हाथ से बनाया हुआ में ही देख लीजिए थोड़ा सा, कहते हैं गुजरात के ऊपर वाला स्थान था ये राजस्थान वाला, तो उनके साथ इस वाले में सबसे ज्यादा राजपूत थे। क्या मानसिंह जी राजस्थान के अलावा भी थे क्या? हाँ, गुजरात में थे, एमपी में थे और अन्य क्षेत्रों में भी थे, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों के अंदर राजपूतों की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी। तो इस वाले क्षेत्र की जब बात करते हैं बोथ फॉर द राजपूत क्लान्स एज वेल एज द मुगल्स मैरिज वॉज अ वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस फॉर एंड फॉरगिंग अलायंस। कहते हैं इन लोगों ने, किन्होंने?
राजपूत और मुगलों ने आपसी संबंधों को, राजनीतिक संबंध हो साथ ही जितनी भी संधियां हो उनको मजबूत बनाने के लिए वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया। जिसे आप इस यहाँ पर देखिए मुगल्स मैरिज, जिसमें आगे चलकर जब देखते हैं तो अकबर के साथ जयपुर घराने जिसे कछुआ डायनेस्टी ने अपनी बेटी की शादी की, चाहे जोधपुर घराने ने की हो, इससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य ने इन शासकों को प्रोटेक्शन भी दिया और साथ ही मुगलों और राजपूतों के अंदर जो राजनीतिक संबंध थे उनको मजबूती मिली। तो ये बात हमें यहाँ समझ में आती है। जब आगे चलकर देखते हैं तो द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वॉज ऑफ्टन accompanied by the gift of a daughter in marriage। जब हम मध्यकाल की बात करेंगे, जब मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो जब लड़कियों की शादी की जाती थी तो शादी के साथ बहुत ज़्यादा डोवरी मीन्स दहेज या महर बोलते हैं वो दिया जाता था। तो उसका हो सकता था कि बहुत सारा जो महर था उसके गिफ्ट में बहुत सारी टेरिटरी मीन्स क्षेत्र या लैंड भी दिए जाते थे। सो ये वाली बात भी क्लियर होती है। दिस इंश्योर ए कंटिन्यूइंग द हायरार्किकली रिलेशन बिटवीन रूलिंग ग्रुप्स। कहते हैं इसी वजह से, और एक बात यहाँ बहुत सी बार देखने को मिलता है जब राजनीतिक संबंध या फिर प्रगाढ़ संबंध होंगे तो वो लोग अपने स्तर वाले से करेंगे, तो वो वाली चीजें भी अपने लेवल के अंदर भी देखने को मिलता है। It was through the link of marriage and the relations that developed as a result that the Mughals were able to form a vast किनशिप नेटवर्क। कहते हैं जब यहाँ पर चलकर देखते हैं कि मुगलों ने मैरिज के साथ साथ, जैसे मैरिजों के साथ साथ राजनीतिक संबंध और अलायंस के साथ अपना वास्ट नेटवर्क मीन्स जो टेरिटरी थी मुगल साम्राज्य की उसको न केवल बढ़ाया बल्कि साथ ही साथ देखने को मिलता है कि मजबूती भी प्रदान की, जिसकी शुरुआत अकबर करता है और अकबर से लेकर देखते हैं जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब के काल तक कंटिन्यू चलती रहती है। कि अगर अकबर की राजपूत नीति को चलकर देखें तो देखने को मिलेगा इन्हीं वैवाहिक संबंध और संधियों के द्वारा कहते हैं कि राजपूतों की तलवार से ही हरा दिया। अगर मैं यहाँ पर चल के देखूं तो आप हल्दी घाटी के युद्ध में जाकर देखें तो क्या अकबर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से लड़ने आया था? नहीं। जयपुर घराना के जो प्रिंस थे राजा मानसिंह नहीं बने थे तब तक, तो वो मानसिंह अकबर के रिप्रेजेंटेटिव के तहत वहां पर लड़ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अब न केवल इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप से और इन संधियों से और इन वैवाहिक संबंधों से न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसको मजबूती भी दी। सो ये वाली बात आप यहाँ अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, तो इन बातों को आप जहन में बिठाएं। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी इन शासकों को धर्म की दृष्टि से न देखें। धर्म को तो ये केवल सब्जी में तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही यूज किया करते थे। कहते हैं कि जब हम दोनों शासकों को देखते हैं तो जब हम मुगल शासकों की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो तो हमें मुसलमान दिखते हैं, जब हम महाराणा प्रताप की तरफ देखते हैं तो वो हिंदू शासक दिखाई देता है, लेकिन जब हम दोनों को पास से जाकर देखते हैं तो इधर अकबर का रिप्रेजेंटेटिव है मानसिंह, लेकिन जब महाराणा प्रताप की तरफ जाकर देखते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है हकीम का सूर। तो अभी तक तो महाराणा प्रताप को हम हिंदू सुल्तान मान रहे थे, लेकिन अब क्या है, उनके प्रतिनिधित्व उनकी तरफ से लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? हकीम का सूर। तो ये यहां से दिमाग से निकाल दें कि शासक अपने साम्राज्य के लिए ही लड़ता था, धर्म का तो वो तड़का लगाता था। ये क्लियर रखें दिमाग में पिक्चर, कोई भी शासक का धर्म नहीं होता है, धर्म को वो यूज करता है। जिस प्रकार ये मुगल वैवाहिक संबंधों से अपनी राजनीति को आधार दे रहे हैं, वैसे ही हर प्राचीन काल या मध्यकाल में शासकों ने धर्म को केवल उपयोग में लिया। चाहे हम साउथ के शासकों जिसमें चोलास देखें
इन लोगों ने सबसे ज्यादा टेंपल क्यों बनाए? ताकि लोग उसी धर्म के रास्ते उनके साम्राज्य को चुनौती न दें। अपनी बात को वो धर्म के रास्ते कहलवाते थे ताकि लोग माने कि कहते हैं कि शासक को ईश्वरीय प्रतिनिधित्व बताया है। और यहां पर भी आपने देखा मुगल साम्राज्य में, इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि उसे डिवाइन किंगशिप की थ्योरी के तहत शासक को ईश्वरीय प्रतिनिधित्व बताया जाता है, इस वजह से उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां घड़ी जाती है और शासक को प्रमुख बनाया जाता है ईश्वरीय प्रतिनिधित्व, और उसी को यूज करके ये आम जनता को केवल यूज करने का काम करते हैं और उसी के द्वारा अपने क्षेत्र मींस टेरिटरी का विस्तार करते हैं। सो ये वाली बात यहाँ देखने को मिलती है। टाइप ऑफ वुमेन्स में जब हम चलकर देखते हैं तो देखने को मिलेगा कि इन मुगल बादशाहों ने अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उससे न केवल इनका क्षेत्रीय विस्तार हुआ बल्कि परिवार में महिलाओं की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। सो इसी के अंतर्गत इसमें अलग अलग परिवार मीन्स जो रॉयल फैमिली से आती थी, जिसे हम शाही परिवार बोलते हैं, वो महिलाएं या अन्य जो वर्ग से जो महिलाएं आती थी, उनको उनके परिवार के आधार पर ही उन्हें रैंकिंग दी जाती थी, जिसमें हमें 3 प्रमुख रैंक हमें यहाँ देखने को मिलती है। फर्स्ट है बेगम्स, जो बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिलीज। कहते हैं जो महिलाएं जो शाही परिवार से आती थी उन्हें बेगम्स के रूप में जाना जाता था और उसी आधार पर उन्हें हरम में स्थान दिया जाता था और साथ ही साथ उनका पेमेंट, जिसे हम पॉकेट मनी बोले, प्रीवी पर्स बोले, जो भी मुगल दरबार से उन्हें मिला करता था। आगाज वो महिलाएं होती थी जिनका संबंध रॉयल परिवार से नहीं होता था, जो सामंत वगैरह की लड़कियां हुआ करती थी, जो शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित करती थी। उसके बाद हम देखने को मिलता है आगाछा, लेजर आगाछा। कहते हैं इनमें से जो टॉप लेवल पर बेगम्स, फिर आगा और फिर आगाछा हमको देखने को मिलती है इसी रैंकिंग में। जो एकदम लोअर परिवार से आती थी उन्हें आगाछास के नाम से जाना जाता था। यही हमें जो मुगल हरम में देखने को मिलता है, इसी बेसिस पे इनका लेवल स्टेटस या इनकी रैंकिंग की जाती थी। देखने को मिलता है इन द मुगल हाउस होल्ड ए डिस्टिंक्शन वाज मेंटेन्ड बिटवीन वाइफ्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिली। कहते हैं जो मुगल जो शाही परिवार के अंतर्गत जो महिलाएं रॉयल परिवार से आती थी, जिन्हें बेगम देखा अभी हमने, एंड अदर वाइफ्स आगाज हु वर नॉट ऑफ नॉबल बर्थ। कहते हैं जन्म से जो शाही परिवार से संबंध नहीं रखती थी उनको आगाज के नाम से हमने देखने को मिलती है, और जो रॉयल फैमिली से आती थी वो बेगम्स कहलाती थी, जिसे अभी हमने इससे पहले देखा द बेगम्स मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ केस वैल्यूएबल एज अ डॉवर महर, जिसे महर डॉवरी या महर बोलते हैं, नेचुरली रिसीव्ड a higher status and greater attention from their husbands than did आगाज। यहाँ पर जब हम चलकर देखते हैं तो जो महिलाएं रॉयल परिवार से आती थी उनको न केवल शासक के द्वारा ज़्यादा अटेंशन मिलता था, बल्कि उनके ध्यान, उनके पेमेंट, उनकी रैंकिंग, हर लेवल में उन्हें अन्य महिलाएं जो आगा और आगाछा से लेवल में ऊपर रखा जाता था। ये वाली बात देखेंगे। साथ ही देखेंगे द कंकुबाइज मीन्स जो भी यहाँ पर देखेंगे उपपत्नियां आगाछास और लेजर आगा, जो ऑक्यूपाइड द लोवेस्ट पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ फीमेल्स इंटीमेटली रिलेटेड टू रॉयल्टी। कहते हैं जो अन्य जो पत्नियां होती थी इनके बाद उनका स्थान आता था किसमें? हरम में। किसकी? शासक की पत्नियां। तो अभी हमारी बात यहाँ भी वही चल रही है। रॉयल फैमिली के अंतर्गत जो बेगम्स होती थी, आगा होती थी और फिर आगाछास, साथ ही साथ यहाँ शासक की माताएं, साथ ही उपमाताएं या उनकी फोस्टर जो भी मदर्स बोले या उनकी सिस्टर इन लॉज और बहुत सारे जो उनके रिश्ते नातेदार भी यहाँ पर रहते थे। इसी बेसिस पर उनका रैंकिंग या दोबारा देखिए उनके मध्य
क्या किया जाता था, डिस्टिंक्शंस वाज मेंटेन बिटवीन वाइफ्स की तरह ही उनमें भी यही लेवल या स्तर देखने को मिलता है। सो ये वाली चीजें हमें यहाँ देखते हैं। साथ में जब आगे चलकर देखते हैं तो दे ऑल रिसीव्ड मंथली अलाउंसेज इन केस, जैसा अभी हमने बोला प्रीवी पर्स या पॉकेट मनी, वो इनको इनकी रैंकिंग के आधार पर मिला करती थी कि वो किस परिवार से संबंध रख रही है, उसी के बेसिस पे सप्लीमेंटेड विद गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। और साथ ही साथ हमको देखने को मिलता है कि जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी के साथ बोनस दिया जाता है तो वो बहुत खुश होता है, वैसे ही हाई रैंक वाली महिलाओं को उनके प्रीवी पर्स के अलावा भी उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग गिफ्ट भी शासक के द्वारा दिए जाते थे। आगे चलकर देखते हैं, द लाइनेज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर वाज नॉट एंटायरली स्टैटिक। तो बहुत सी बार ये भी देखने को मिलता है, लाइनेज मीन्स जो फैमिली अगर यहाँ पर बेगम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बाकी अगर बेगम ना हो उस कंडीशन में जो आगा और आगाछा को भी बेगम का दर्जा दिया जा सकता था, ऐसा यहाँ बताया जाता है। तो उसी को देख लेते हैं, द आगा एंड द आगाछा कुड राइज टू द पोजीशन ऑफ ए बेगम। कहते हैं कि अगर बेगम ना हो किसी शासक की, ठीक है, तो ये आगा और आगाछा ये भी उसका स्थान ले सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन द हस्बैंड्स विल, और साथ ही साथ ये शासक पर निर्भर करता था कि वो किस महिलाओं को कितने लेवल की या किस हिसाब से वो प्रायोरिटी देता है। इट्स ए डिपेंड ऑन द किंग और बादशाह। हर जगह बादशाह की सोच और उसकी इच्छा पर ही डिपेंड करता था कि वो किस महिला को अपनी बेगम के रूप में या रैंकिंग में टॉप लेवल पर स्थान देता है। सो आगे चलकर जब हम चलकर देखते हैं कि लव एंड मदरहुड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन एलिवेटिंग सच ए वुमन्स टू द स्टेटस ऑफ लीगली वेडेड वाइफ्स। कहते हैं इसमें उनके प्यार और स्नेह पर भी जो डिपेंड करता था, ये वाली बातें भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब अभी तक तो जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुगल हरम जो पर्शियन वर्ड है या बादशाह से संबंध रखने वाली ही महिलाएं रह रही हैं, तो उसमें अभी तक तो देखा कि उससे संबंध के अलावा ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी रहती थी जो जासूस स्पाई का काम करती थी, उनके रक्षक मीन्स सिक्योरिटी गार्ड्स का भी काम करती थी, और बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलता है जिसमें आप नूरजहां, जहांगीर के बाद अगर किसी का इंपॉर्टेंट रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन तो नूरजहां है। कहते हैं जहांगीर ज़्यादातर टाइम तो अफीम पी के खा के पड़ा रहता था, तो उसका जो काम की देखरेख वो नूरजहां ही करती थी। तो इसके अलावा भी देखें हम, नूरजहां के बाद शाहजहां की दो बेटियां रोशन आरा, जहां आरा, न केवल शासक जब कैपिटल में नहीं रहता था तो उसके बाद वो कैपिटल को देखती थी, राजनीति को देखती थी, आर्थिक क्षेत्रों में वो सूरत के बारे में बताती कि वहां से भी उसे पैसा मिलता था। इनको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी पहले देखते हैं मुगल स्लेव्स को, कि कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम वाइफ्स numerous male and female slaves populated the मुगल हाउस। कहते हैं बहुत सारे मेल और फीमेल स्लेव भी देखने को मिलते हैं जो मुगल यहाँ पर परिवार के अंदर या हाउस होल्ड शाही परिवार में रहते थे। जो हाउस होल्ड में जितने भी मेल फीमेल स्लेव रहते थे उनकी स्किल मीन्स कौशल और इंटेलिजेंस के आधार पर उनको काम डिवाइड किया जाता था। थर्ड जेंडर भी यहाँ पर रहते थे, जो महिलाएं या सासिका जो बेगम्स होती थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए रखे जाते थे। मूव्ड बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इसको इंटरनल पढ़ें बच्चों, ये स्पेस नहीं लगा, तो इसको एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड गार्ड्स सर्वेंट्स एंड ऑल्सो एजेंट्स फॉर वुमेन्स डबलिंग इन अ
कॉमर्स। कहते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है कि जितनी भी महिलाएं थी जो मुगल हाउस होल्ड से संबंध रखती थी, वो जब हरम से बाहर निकलती थी तो बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर, जिसे हम बोलते हैं, जो थर्ड जेंडर के रूप में जानते हैं, वो लोग इनके साथ में रक्षक के रूप में, एजेंट के रूप में और बाकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो हेल्प करने के लिए यहाँ पर रहा करते थे। किसमें? मुगल हाउस होल्ड के अंदर रहते थे। सो ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। रिसोर्सेज कंट्रोल बाय क्वींस। जब हमने अभी तक जहाँ अभी देखने को मिला कि नूरजहां जैसी जो महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं, वो न केवल हरम में बल्कि राजनीति में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, तो साथ में देखने को मिलता है बाकी और भी रानियां थी क्या। आफ्टर नूरजहां, Mughals, queens and princes begin to control significant financial resource। कहते हैं कि नूरजहां के बाद बहुत सारी ऐसी रानी और राजकुमारियां हुई जो फाइनेंशियल रिसोर्स पर अपनी पकड़ रखती है, जिसमें चलकर देखते हैं तो शाहजहां डॉटर जहानारा एंड रोशनारा। कहते हैं शाहजहां की जो दो बेटियां हैं, जहानारा और रोशनारा, एंजॉयड एनुअल इनकम, वो सालाना इन्हें पैसा मिलता है, ऑफ्टन इक्वल टू दैट ऑफ ए हाई इंपीरियल मनसबदार। कहते हैं जो मनसबदार, जो रैंकिंग सिस्टम था मुगल साम्राज्य में, उसमें जो हाई इंपीरियल होता था, टॉप लेवल का, वैसी इनकम इन राजकुमारियों को मिला करती थी, क्योंकि ये भी व्यापारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होती थी। सो आगे चलकर जब देखते हैं कि जहानारा इन एडिशनल रिसीविंग रेवेन्यूज फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत। कहते हैं कि जब ये इकोनॉमी के अंदर, व्यापार के अंदर, ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व रहेगी, तो सूरत जैसे शहरों से जो व्यापार के लिए सबसे बड़ा हब था, हब बोले सबसे बड़ा क्षेत्र, तो वहाँ से भी इनकम होती थी। साथ में विच वॉज ए लुक्रेटिव सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज का मतलब विदेशों से, तो उसको हम बोलेंगे क्या? ओवरसीज ट्रेड। जो विदेशों से व्यापार होने वाला होता था उसी को हम ओवरसीज ट्रेड बोलते हैं। तो वो पोर्ट सिटी ऑफ सूरत में सबसे ज़्यादा होता था, जहाँ पर जो शाहजहां की बेटी है, कौन? जहानारा, इसको वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेमेंट या पैसा प्राप्त होता था। जब आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि न केवल ये महिलाएं राजनीति में, बल्कि साथ ही साथ देखने को मिलता है राजनीति के अलावा भी जो व्यापारिक गतिविधि में, और व्यापारिक गतिविधि के अलावा ये आर्किटेक्चर में भी अपना रोल अदा कर रही है। जब हमें देखने को मिलता है कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, जैसे जैसे इन महिलाओं का रिसोर्स पर कंट्रोल होगा और इनकम बढ़ेगी, तो इनके द्वारा बहुत सारी बिल्डिंग्स और गार्डन्स बनाने में भी योगदान देखने को मिलेगा। जिसमें आगे चलकर जब देखते हैं तो शाहजहां के द्वारा जब एक नया कैपिटल शाहजहाबाद इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ पर जो उनकी बेटी है वो यहाँ पर नए नए बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, कारवासराय बनाने में भी अपना योगदान देती है। साथ ही देखें चांदनी चौक जैसे जो बाजार को डिज़ाइन करने में भी इसका अहम योगदान रहा था, शाहजहां की बेटी जहान आरा का। सो ये हमें बात देखने को मिलती है। जब आगे चलकर देखते हैं तो अभी महिलाएं न केवल राजनीति, व्यापार और अन्य क्षेत्रों, आर्किटेक्चर में भी योगदान दे रही है। तो अब यहाँ पर चलते हैं कि बुक्स बाय वुमेन्स, कि जब हमको देखते हैं कि यहाँ पर मुगल काल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनकी खुद की अपनी लाइब्रेरी थी, जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। जब कहते हैं कि अकबर ने अपने दरबार के इतिहास लिखाने के लिए जब अबुल फजल को आदेश देते हैं, उसी समय अपनी अपनी क्या हुई, अपनी बुआ अपनी बुआ को भी वो कहते हैं, जिनका नाम यहाँ पर गुलबदन बेगम है, जो हुमायूंनामा लिखती है। उसके बारे में देख लेते हैं। एन इंटरेस्टिंग बुक्स गिविंग अस ए ग्लिम्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स इज द हुमायूंनामा रिटन बाय ए गुलबदन बेगम। कहते हैं
कि बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ इस मुगल हाउस होल्ड या मुगल राजघराने की हमें पूर्ण जानकारी देती है, जो अकबर के निवेदन पर ही ये बुक लिखती है। सो जब आगे चलकर देखते हैं, गुलबदन वॉज डॉटर ऑफ बाबर, हुमायूं सिस्टर एंड अकबर आंट। कहते हैं ये जो अभी हमने बताया, बाबर की तो बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। कौन? गुलबदन बेगम, जो क्या लिखती है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा में ये पूर्ण रूप से अच्छे से बताती है। देखते हैं, गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली टर्किश एंड पर्शियन। अभी मैंने देखा कि जितने भी हरम में जो रहने वाली जो महिलाएं हैं, न केवल पढ़ने लिखने में बल्कि बहुत सारी भाषाओं की जानकार भी थी। जो देखने को मिलता है, ये परिवार के जो शासक और बेगमों के मध्य रिलेशन, राजकुमार और राजकुमारियों के व्यवहार, उनके काम, उनके शौक, उनकी शादियां, इन सभी का विस्तार से बखान करती है। किसमें? हुमायूं नामा में। जब आगे चलकर देखते हैं, व्हेन अकबर कमीशन्ड अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन, he requested his aunt to record her memories of earlier time under Babur and Humayun for अबुल फजल टू ड्रॉ अपॉन। कहते हैं यही बात जो अभी हमने बताई कि अकबर अपनी आंट मतलब बुआ से रिक्वेस्ट करता है अबुल फजल की तरह ही कि वो भी अबुल फजल के लेखन कार्य में सहयोग करे, साथ ही साथ अपने जीवन के बारे में मतलब अपनी बुक में वर्णन करें। What Gulbadan wrote was no eulogy of the Mughal Empire. Rather, she described in the great detail the conflicts and tensions among the princes and kings। जैसा अभी हमने बताया आपको कि गुलबदन बेगम यहाँ पर शासकों के मध्य संबंध, जो राजकुमारों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी बातों को विस्तार से यहाँ पर हमें बताती है। ये सारी चीज़ें अभी हमने मुगल हाउस होल्ड के अंतर्गत देखी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और दूसरी बात, ज़रूरतमंद बच्चे तक जरूर पहुंचाएगा। और लास्ट बात, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।